नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले जो वीडियो हम लोग देखे थे, लेक्चर वीडियो, वह था लॉर्ड रिपन का, जिसका कार्यकाल लॉर्ड लिटन का था, जिसका कार्यकाल 1876 से लेकर 80 तक था। आज का जो वीडियो है, आज का जो वीडियो लेक्चर है, वह लॉर्ड रिपन पर आधारित है। और लॉर्ड रिपन भारत के एक ऐसे वायसराय हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत ब्रिटिश काल में जब भारत पर ब्रिटानी हुकूमत थी, उस समय लॉर्ड रिपन वायसराय हैं। वायसराय इनको कहा जाएगा, न कि गवर्नर जनरल, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद 1858 के अधिनियम के अनुसार, जैसा हमने बताया कि 1858 का अधिनियम आया और उसके बाद जो भी गवर्नर जनरल थे वह वायसराय के रूप में जाना जाने लगा। उन लोगों को वह वायसराय कहा गया उन लोगों को। तो लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल है वह अपने आप में बहुत ही अनोखा है। और लॉर्ड रिपन जितने भी भारत में अब तक ब्रिटिश काल के इतिहास में जितने भी गवर्नर जनरल रहे या फिर जितने भी वायसराय रहे, उसमें लॉर्ड रिपन एक बहुत ही विशेष महत्व रखते हैं। लॉर्ड रिपन इतना विशेष महत्व रखते हैं कि उनको सज्जन रिपन कहा गया है। उनको कहा गया है सज्जन रिपन, जेंटल रिपन। अब सोचिए, एक गवर्नर जनरल वायसराय लॉर्ड कर्जन भी था, लॉर्ड लिटन भी था, लॉर्ड डलहौजी भी था, लॉर्ड विलियम बेंटिक था, ठीक है। लेकिन लॉर्ड रिपन के अंदर क्या ऐसी बातें थी कि इनको सज्जन रिपन कहा गया, जेंटल रिपन कहा गया। इन्हें सबसे लोकप्रिय गवर्नर जनरल, सबसे लोकप्रिय वायसराय कहा गया। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ऐसे नियम लाए जो वास्तव में बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत था। और भारत के इतिहास में, भारत के ब्रिटिश इतिहास में, आधुनिक भारत के ब्रिटिश इतिहास में शायद ही ऐसा कोई गवर्नर जनरल या वायसराय रहा हो जिसने भारतीयों के बारे में इतना अच्छा कुछ सोचा और समझा। तो सबसे पहले तो हम लोग यह देखेंगे, इनका कार्यकाल जो है 1880 से लेकर 84, कुल 4 वर्ष का कार्यकाल रहा है। और आधुनिक भारत के ब्रिटिश काल के इतिहास में अगर देखा जाए तो यह 1880 से 84 तक ये जो 4 वर्ष का कार्यकाल है, 4 वर्ष का जो समय है, यह स्वर्ण युग कहा जाता है। इसे स्वर्ण युग कहा जाता है, ब्रिटानी हुकूमत का स्वर्ण युग कहा जाता है। देखिए, इनको लोकप्रिय गवर्नर जनरल कहा जाता है, इनको सज्जन रिपन कहा जाता है, इनको जेंटल रिपन कहा जाता है। दरअसल इन्हें लोकप्रिय गवर्नर जनरल क्यों कहा गया, लोकप्रिय वायसराय क्यों कहा गया? महामना पंडित मदन मोहन मालवीय को आप लोग जानते होंगे। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, वह महापुरुष, वह युग पुरुष जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में किया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे और उदारवादी दल के थे। तो महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, 1909 में वह अधिवेशन होता है और वह अधिवेशन दिल्ली में होता है। और उसी अधिवेशन में मदन मोहन मालवीय कहते हैं, घोषणा करते हैं कि लॉर्ड रिपन जो है यह भारत के इस समय सबसे लोकप्रिय वायसराय है। तो ऐसी बात है महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। हमने बताया था लॉर्ड लिटन जो है, लॉर्ड रिपन से पहले लॉर्ड लिटन जो थे वह, उन्हें साहित्य की दुनिया में ओवन मेरेडिथ कहा जाता था। वह एक बहुत ही अच्छे साहित्यकार थे। लेकिन लॉर्ड रिपन भी थोड़ा बहुत लिखते थे, जरूर इनकी भी रचनाएं थी। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी लॉर्ड रिपन ने, इस युग का कर्तव्य, यह इनकी पुस्तक है, इस युग का कर्तव्य लॉर्ड रिपन की पुस्तक है। और इसी पुस्तक में लॉर्ड रिपन ने कहा है कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करो, मेरे शब्दों से नहीं। और यह बहुत ही, समझिए, यह बहुत परीक्षाओं में पूछा जाने वाला, एक दूसरी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला यह प्रश्न होता है कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करो, शब्दों से नहीं। ऐसा वक्तव्य किसने दिया था? तो लॉर्ड रिपन ने दिया था। लॉर्ड रिपन भारत के बारे में, भारतीयों के हित के बारे में इतना कुछ सोचते थे, समझते थे कि इनको सबसे लोकप्रिय वायसराय कहा गया, इनको सज्जन रिपन कहा गया, इनको जेंटल रिपन कहा गया। तो भाई, फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक बहुत बड़ी समाजसेवी थी उस समय, तत्कालीन विश्व में एक बहुत बड़ी समाजसेवी थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इनकी कर्तव्य निष्ठा को देखकर, लॉर्ड रिपन की कर्तव्य निष्ठा को देखकर इनको भारत का उद्धारक कहा। तो लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक किसने कहा?
फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, ठीक है। और लॉर्ड रिपन का कार्यकाल भारत में स्वर्णयुग कहा जाता है, आधुनिक भारत के इतिहास में स्वर्णयुग कहा जाता है। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया कि पंडित मदन मोहन मालवीय रिपन को भारतीय वायसरायों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय वायसराय कहा। और ऐसा उन्होंने कब कहा? 1909 का अधिवेशन होता है और यह अधिवेशन दिल्ली में होता है, और इसी अधिवेशन में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, और उसी अधिवेशन में घोषणा करते हैं कि रिपन जो है, रिपन जितना अच्छा सोचते हैं, समझते हैं, भारत के बारे में, भारतीयों के हित के बारे में सोचते हैं कि वह सबसे बहुत बड़े लोकप्रिय वायसराय हैं अब तक के भारत के इतिहास में। ऐसा महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने कही थी। देखिए, कुछ घटनाएं हैं लॉर्ड रिपन के समय की। लॉर्ड रिपन के समय की जितनी भी घटनाएं हैं, बहुत सारी घटनाएं अच्छी ही हैं, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा कार्य किया था लॉर्ड रिपन ने कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आप जानते हैं कि लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था। लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था 1878 में, और वह जो प्रेस एक्ट था वह प्रतिबंध लगाने के लिए लाया गया था, विशेषकर सोम प्रकाश, विशेषकर बंगाली एक पत्रिका थी सोम प्रकाश, तो सोम प्रकाश पर प्रतिबंध लगाने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन लाया कि देसी भाषाओं पर समाचार पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए यह एक्ट लाया गया था कि देसी भाषा के जो समाचार पत्र थे, पत्रिकाएं थी, जो साहित्य थे, वह अंग्रेजों की जो नीति थी उसको दुनिया के सामने लाते थे। और इसी बात पर अंग्रेजों की चिढ़ थी, इसी बात पर लॉर्ड लिटन की चिढ़ थी, इसीलिए उसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया कि भारतीय भाषाओं में छपने वाली जितने भी अखबार हैं, चाहे वो हिंदी हो, गुजराती हो, बंगाली हो, मराठी हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो, कोई भी भाषा का पत्र पत्रिका है, अगर वह कोई कुछ भी छाप रहा है अच्छा बुरा, तो वह एक बार स्पष्टीकरण देगा, एक बार दिखाएगा, तब जाकर छापेगा, उसकी हर प्रकाशन पर गवर्नमेंट की नज़र रहेगी। तो ऐसा इसीलिए यह नियम बनाया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और आमतौर पर सोम प्रकाश एक बहुत बड़ी पत्रिका थी, उस समय छपती थी, और सोम प्रकाश बहुत कुछ लिखता था अंग्रेजों के बारे में, ब्रिटानी हुकूमत के बारे में, जागरूकता पैदा करता था भारतीयों के मन में। तो इसीलिए लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था। और उसके बारे में तो मैंने पिछले वीडियो में बता ही चुका हूँ, लॉर्ड लिटन का पूरा कर्तव्य मैं पिछले वीडियो में दिखाया हूँ, बताया हूँ, समझाया हूँ आप लोग को। तो वही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1878 में लॉर्ड लिटन के समय में आया था, उसी एक्ट को लॉर्ड रिपन जब आए गवर्नर जनरल बने, तो वायसराय बने, तो उन्होंने क्या किया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। अभी वह रुकने वाले नहीं हैं। लॉर्ड लिटन जितने गंदे नियम लाया था लॉर्ड रिपन ने उन सारे नियमों को स्वाहा कर दिया। तो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। और लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का जनक भी लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन का जन्म ही इनके समय में हुआ था। लॉर्ड रिपन के समय में भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत लॉर्ड रिपन ने करी थी। और लॉर्ड रिपन के समय में क्या हुआ था? प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 में पहला फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन के समय में पारित हुआ था। अच्छा, फैक्ट्री अधिनियम की आवश्यकता क्यों थी? इसमें महिलाओं के जो काम के घंटे थे उनको लॉर्ड रिपन ने कम किया था। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम में महिलाओं के जो काम के घंटे थे उस पर रोक लगाई गई कि काम के घंटे थोड़े कम हों, बाल श्रम पर रोक लगाई गई, साप्ताहिक अवकाश की बात की गई, ठीक है। तो इस तरह के नियम बने थे, फैक्ट्री अधिनियम बना था। तो पहला फैक्ट्री अधिनियम कब बना था? लॉर्ड रिपन के समय में ही बना था, और वह बना था 1881 में। पहली बार नियमित जनगणना भी लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी, और वह कब हुई थी? 1881 में हुई थी। अच्छा, यहाँ पर नियमित जनगणना लिखा हुआ है, मतलब इसके पहले भी जनगणना हुई थी, और वह जनगणना 1872 में हुई थी। जब 1872 में पहली जनगणना हुई थी तब लॉर्ड मेयो का समय था, और उसके बाद 1881 में जब जनगणना होती है तब लॉर्ड रिपन का समय था। इसे नियमित इसलिए कहा जा रहा है कि 1881 में जो पहली जनगणना हुई उसके बाद आज तक हर 10 वर्ष पर जनगणना होती रहती है, ठीक है। तो पहली बार जनगणना हुई थी लॉर्ड रिपन के समय में। नमक कर कम कर दिया। लॉर्ड रिपन ने एक और काम किया, उसने क्या किया? नमक कर पर कमी कर दी, नमक कर को क्या किया? कम कर दिया। लॉर्ड रिपन ने और भी कई सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में लॉर्ड रिपन ने बहुत ही अच्छा सुधार किया, और उस समय बहुत बड़े एक शिक्षावेत्ता थे विलियम हंटर। तो विलियम हंटर जो थे उनके नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में हंटर आयोग बना था। विलियम हंटर के नेतृत्व में एक आयोग बना था, हंटर आयोग। यह हंटर आयोग को बना था 1882 में। हंटर आयोग जो बना था
उसको बनाया क्यों गया था, उस आयोग की नियुक्ति क्यों की गई थी, प्राथमिक शिक्षा पर बल देने के लिए, प्राथमिक शिक्षा पर सुधार करने के लिए हंटर आयोग बना था 1882 में, और उसने प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया। ठीक है। नगर पालिका बना था। देखिए नगर पालिका मतलब लॉर्ड रिपन के समय में नगर पालिका बनी थी, नगर पालिका में चुनाव होते थे, तो इसीलिए इसे स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, क्योंकि इनके समय में क्या था, नगर पालिकाएं बनी थी। लॉर्ड रिपन के समय में एक और काम हुआ था, 1883 में लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था एक कार्य, अकाल संहिता। अकाल संहिता बना था 1883 में, और उस समय वायसराय थे लॉर्ड रिपन। अकाल संहिता में क्या था कि उस समय लगातार हमेशा हर 2 साल पे, 4 साल पे, 5 साल पे, 10 साल पे लगातार अकाल पड़ते थे, लाखों लोग मरते थे, पूरा का पूरा गांव स्वाहा हो जाता था अकाल में, लोगों के पास खाने के नहीं रहते थे। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं कि दिल्ली दरबार का आयोजन होता है, लॉर्ड लिटन दिल्ली दरबार का आयोजन करता है, 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार का आयोजन करता है, और उस समय दिल्ली दरबार में लाखों करोड़ों रुपया फूका जाता है, देश की सारी संसाधन महारानी विक्टोरिया के स्वागत में खर्च कर दी जाती हैं, और उस समय बंबई में, मद्रास में, हैदराबाद में, पंजाब में, मध्य भारत में पूरी तरह से अकाल पड़ा होता है। देखिए मैं थोड़ा सा नीचे देखकर बोल रहा हूँ, तो दरअसल बात यह है कि मैं स्क्रीन देख रहा हूँ, मैं विजुअल जो मैं लिख रहा हूँ ये सब मैं स्क्रीन देखकर बात कर रहा हूँ, लेकिन कैमरा थोड़ा सा ऊपर लगा हुआ है, इसीलिए मैं थोड़ा सा कैमरे के साथ हो नहीं पा रहा है सही तरीके से। ठीक है, तो ऐसी बातें हैं। तो देखिए अकाल संहिता 1883 में लॉर्ड रिपन के समय बनी थी कि अकाल न पड़े, अकाल के लिए क्या बनाए गए, नियम बनाए गए कि अगर अकाल कभी आता है तो क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या क्या मदद करनी चाहिए लोगों के लिए। तो इस तरह से अकाल संहिता मतलब क्या होता है, नियम। ठीक है, अकाल संहिता 1883 में रिपन के समय बनी थी। रिपन ने एक और काम किया था, रिपन ने क्या किया, मैसूर के पुराने शासक वोडियार वंश को क्या कर दिया, मैसूर को वापस कर दिया। अच्छा, मैसूर की कहानी आप लोग को पता होगा, 1799 में आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, और वह जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था टीपू सुल्तान और लॉर्ड वेलेस्ली के मध्य हुआ था, और टीपू सुल्तान चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में लड़ते हुए मारा गया था। ठीक है, तो जब चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मर गया, तो उस समय जो था लॉर्ड वेलेस्ली, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया, वुडियार वंश को ही, उस समय वुडियार वंश से ही हड़पा था टीपू सुल्तान और हैदर अली, वो तो कहानी आप लोग को पता होगा। तो उसने क्या किया, लॉर्ड वेलेस्ली ने वुडियार वंश के एक दूध मुँहे बालक को उत्तराधिकारी बनाकर सहायक संधि लाद कर वुडियार वंश को मैसूर रियासत दे दिया था। लेकिन 30-32 साल बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया, वुडियार वंश से मैसूर रियासत छीन लिया, कुशासन का आरोप लगाकर वुडियार वंश से मैसूर रियासत छीन लिया था। ठीक है, तो जब लॉर्ड विलियम बेंटिक ने छीन लिया था, तो उसी वुडियार वंश को फिर से क्या किया रिपन ने, फिर मैसूर रियासत को क्या कर दिया, वुडियार वंश को वापस कर दिया। ठीक है, तो यह बातें हैं। अच्छा, हम लॉर्ड रिपन के बारे में इतना कुछ देख लिए, ये सब देखिए इसी से संबंधित प्रश्न आएगा, बाकी कुछ इधर उधर से नहीं आएगा। अब हम देखते हैं लॉर्ड रिपन से संबंधित या लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से संबंधित जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसे देख लेंगे, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो आने की संभावना है और आते हैं लगातार, और उसे आपको जानकारी अवश्य होना चाहिए। ठीक है, देखिए लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल है 1880 से लेकर 84 के मध्य है लॉर्ड रिपन का कार्यकाल। ठीक है, रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। रिपन ने एक और काम कर दिया, इसने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु को क्या कर दिया, 19 वर्ष से बढ़ाकर क्या कर दिया, 21 साल कर दिया। आपको अवगत होगा कि लॉर्ड लिटन ने क्या किया था, लॉर्ड लिटन ने सिविल सेवा में जो आईसीएस की परीक्षा होती है उसकी आयु घटाकर क्या किया था, 21 से 19 साल कर दिया। लेकिन लॉर्ड रिपन जब आया, सज्जन रिपन जब आए, तो उन्होंने क्या कर दिया, 19 वर्ष से बढ़ाकर जो आयु सीमा है उसे क्या कर दिया, 21 साल कर दिया। ठीक है, और लॉर्ड रिपन के समय में क्या हुआ था, इनको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। चौथा देखिएगा, इसके समय में भारत में सर्वप्रथम 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना हुई थी। तब से लेकर हर वर्ष 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। पांचवा देखिएगा, रिपन के द्वारा ही सन 1881 में पहला कारखाना अधिनियम लाया गया। तो पहला कारखाना अधिनियम भी 1881 में लाया गया और पहली बार नियमित जनगणना भी 1881 में ही हुई थी। छठवां देखिएगा, रिपन के समय में शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत
विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। तो विलियम हंटर की अध्यक्षता में क्या हुआ, एक आयोग बना था जो प्राथमिक शिक्षा पर सुधार के लिए बल देता है और 1882 में यह आयोग बनता है। रिपन के समय में क्या हुआ था, यूरोपियों के विरुद्ध, देखिए रिपन के समय में एक काम हुआ था, इल्बर्ट बिल विधेयक आया था। रिपन के समय में इल्बर्ट बिल विधेयक जो आया था 1883 में आया था, इल्बर्ट बिल विधेयक। इसमें क्या था, यूरोपीय वासियों के मुकदमे अब भारतीय जज भी सुन सकेंगे। अब बताइए, अब भारत में जो यूरोपीय लोग रहते थे इसे बहुत ही अपना नस्ली अपमान समझे कि हम लोग बुरे लोग हैं, हम अंग्रेज हैं। क्या भारतीय जज का इतना अधिकार बनता है कि वह अंग्रेजों के मुकदमे सुनेगा? भारतीय जज कुर्सी पर बैठेगा जज बनकर और हम कटघरे में खड़े होकर अपना अधियाचन देंगे, इस तरह की बातें रहेंगी? तो ऐसा उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो लॉर्ड रिपन ने जब इल्बर्ट बिल विधेयक लाया और यह नियम बनाया कि भारतीय लोग जो हैं वह भी यूरोपवासियों के मुकदमे को सुन सकेंगे, तो इसको लेकर सभी यूरोपवासी, भारत में जो यूरोपीय लोग रहते थे, भारत में जो अंग्रेज लोग रहते थे, वह क्या कर दिए, वह विद्रोह कर दिए। किसके खिलाफ? लॉर्ड रिपन के खिलाफ। तो लॉर्ड रिपन के खिलाफ जो विद्रोह हुआ था अंग्रेजों का, वह था श्वेत विद्रोह की संज्ञा उसे दी जाती है। ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को क्या कहा, भारत का उद्धारक। ठीक है। अच्छा, हमने बताया कि पहली बार जो नियमित जनगणना हुई थी 1881 में हुई थी, लेकिन भारत में पहली बार जो जनगणना कब हुई थी, 1872 में हुई थी। और उस समय कौन था वायसराय? लॉर्ड मेयो था, लॉर्ड मेयो। तो देखिए यही है आपका लॉर्ड रिपन से संबंधित जो भी प्रश्न आएगा, जहाँ से भी प्रश्न आएगा, सब यहीं से आएगा। और यह लॉर्ड रिपन के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जिसकी चर्चा परिचर्चा मैंने इस क्लास में किया है। देखिए, यह जो मैं वीडियो लेक्चर दे रहा हूँ, मैं यह यूपी और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दे रहा हूँ, लेकिन अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी यह समान रूप से उपयोगी है। अगर आप यूपी और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और आप इतिहास विषय अगर आपका है, तो आप यह कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और ऊपर भी शो हो रहा है, आप मैसेज जरूर कर सकते हैं। पेपर 1 का अगर कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं, पेपर 1 के लिए, यूपी और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 के लिए, तो उसका जो कोर्स है 999 रुपये का है। आप उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।